नमस्कार साथियों। व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे मैं राम जी आपका स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं आज एक और नए प्रयास के साथ, एक और नए विश्लेषणात्मक विषय वस्तु के साथ। और आज का टॉपिक है डिजिटल इंडिया मिशन का 10 वर्ष का पूरा होना। 2015 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत हमारे भारत सरकार के द्वारा करी गई थी। और ये बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि अनेक योजनाओं में अगर आप प्रथम 5 ऐसी योजनाओं को दरअसल आप रेखांकित करें, उल्लेखित करें, जिसका प्रभाव आपके अर्थव्यवस्था पे, आपके समाज की व्यवस्था पे बहुत व्यापक पड़ा है, उनमें से डिजिटल इंडिया का एक ये रहेगा। जरूर आप कहीं ना कहीं टॉप 3 में रखना चाहेंगे। तो ये समझ पाना अब तक अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि विगत वर्षों में जिस तरीके से भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से अपने व्यवस्था को न सिर्फ सामाजिक व्यवस्था बल्कि अर्थव्यवस्था के साथ साथ और भी जो भी सेक्टर हैं जो क्षमता आपके देश को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उस भूमिका को अदा करने के पीछे की जो एक प्रयास है डिजिटली, अब वो क्या है, दरअसल इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि डिजिटल इंडिया मिशन, जिसे आप दरअसल जीएस पेपर 3 यानी कि अर्थव्यवस्था खंड से जोड़कर देख सकते हैं। इस टॉपिक को जिस सवाल के माध्यम से दरअसल देखेंगे, सवाल कुछ इस प्रकार से होगा। डिजिटल इंडिया मिशन के तत्व, माफ कीजिएगा, डिजिटल मिशन इंडिया के तहत भारत द्वारा की गई प्रमुख प्रगति तथा भारत के डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र में डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे या चुनौतियां, ये दरअसल सवाल है। मैं इस सवाल के इर्द गिर्द जो भी अपनी प्रयास है उसको बताऊं, उससे पहले अगर मैं ये कहूँ आपको कि आप जिस भी अवस्था में हैं फिलहाल, आप भारत के किसी राज्य में रहे होंगे संभवतः, है ना, उस राज्य की जो भी अवस्थाएं हैं, आर्थिक रूप से बात करी जाए, सांस्कृतिक रूप से बात करी जाए, सामाजिक रूप से बात करी जाए, या फिर किसी और भी पर्सपेक्टिव से बात करी जाए, इसमें स्वास्थ्य सेवा, एजुकेशन सेक्टर आदि को भी आप जोड़ सकते हैं। अगर आप कुछ देर के लिए अगर ये इमेजिन कर पाने में सक्षम हो पाए तो जरूर कीजिएगा कि यदि डिजिटल आपकी इस व्यवस्था से, जो डिजिटल है, जो एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से, उसको अगर आप हटा दें तो क्या व्यवस्था रहेगी, मतलब कहाँ जाकर आप फिर से पुनः खड़े हो जाएंगे। कुल मिलाकर मैं ये एग्जांपल करने को कह रहा कि वर्तमान समय में जो भी क्षेत्रक हैं आपके इर्द गिर्द, उस क्षेत्रक में डिजिटल की क्या भूमिका है। अगर उस भूमिका को नगण्य कर दें, उस भूमिका को यूं कहें तो हटा दें या समाप्त कर दें, तब कैसे स्थिति होगी, तब किस प्रकार की चुनौतियां आपके समक्ष आएगी। संभवतः ऐसी इमेजिनेशन मैं आपको करने को कह रहा। अब सवाल ये उठेगा कि आखिर ऐसा क्यों दरअसल इस प्रकार के सवाल को देखने की, या यूं क्या इस प्रकार की इमेजिनेशन को करने की आवश्यकता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि किसी चीज के होने मात्र से आप उसके वैल्यू को, उसके जो एक तरीके से सकारात्मक चीजें हैं उसको आप निगेटिव, माफ कीजिएगा, उसको आप निगलेक्ट करने के पर्सपेक्टिव से दरअसल आप उससे अभ्यस्त हो जाते हो। जैसे जिस भी राज्य में बात करें पानी की कमी नहीं है, संभवतः वो वहाँ के लोग जो है पानी को ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाएंगे। ऐसे आप मान लीजिए किसी पटना के इर्द गिर्द की जो ये हैं, मतलब गंगा नदी के किनारे बसे जो क्षेत्र है, सापेक्षिक रूप से वहाँ जो पानी की कमी है वो दरअसल कम है। वहीं राजस्थान के ऐसे इलाकों में जहाँ वर्षा नहीं होती है, तो वहाँ के लोगों में पानी के वैल्यू, और वहाँ के लोगों में जो पटना के इर्द गिर्द यानी गंगा के किनारे जो बसे हैं, उन दोनों के वैल्यू में पानी को लेकर कहीं ना कहीं जो एक भिन्नता है वो दिखाई देगी। इसी क्रम में मैं आपको ये कह रहा कि वर्तमान दौर में, वर्तमान समय में यदि आप डिजिटल के इर्द गिर्द हैं, डिजिटल का एक बहुत बड़ा व्यापक स्वरूप आपके जीवन के जो दिनचर्या है, जीवन का जो विकास है, उसमें अगर सहभागिता है तो निसंदेह आप इसके व्यापकता को समझ पाएंगे। वहीं ग्रामीण परिवेश में जहां इसके जो रीच है वो तकरीबन न के बराबर है, मैं आगे बताऊंगा। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं उनकी जो एक अभिवृत्ति होगी, उनकी जो एक विचार होगा और डिजिटल को लेकर कुछ अलग होगा, और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उसमें कुछ अलग होगा। मैं फिर अंततः ये कहूंगा कि इन तमाम प्रक्रियाओं के समझाने के दरमियान आपको इस बात को समझना होगा कि आप बिना डिजिटल सहयोग के आप अपने अर्थव्यवस्था के किसी एक पक्ष को भी अभी बढ़ा पाना बहुत मुश्किल है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व संभवतः ये प्रयास होते थे कि बिना, निसंदेह तत्कालिक तौर पे कुछ ऐसी परिस्थिति थी नहीं, ऐसा उपाय रहा नहीं जहां आप इसका प्रयोग कर सके। लेकिन कहते हैं ना, कई दफा आप आगे चले जाने के बाद पुनः पीछे आने की जो एक ये है रास्ते, वो बंद हो जाते हैं। कुछ इसी क्रम में, कुछ इसी सेंस में ये बातें कही जाती है कि जिस प्रकार से हमारी नहीं, दरअसल हम भारत के तौर पे नहीं बल्कि विश्व ने जिस प्रकार से डिजिटल का प्रयोग करा है, उस प्रयोग को पुनः रिवर्स करना, या यूं कह ले प्रयोग को अपने व्यवस्थाओं से निष्कासित करना संभवतः असंभव के बराबर है।
तो अब इन तमाम प्रक्रियाओं के समझने के बाद इस समझ को आगे बढ़ाते हुए समझने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान दौर में जो डिजिटल इंडिया मिशन रहा वो किस प्रकार से हमारे अर्थव्यवस्था को पुश किया, आगे बढ़ाया। तो उसको आगे देखेंगे। फिलहाल समझने का प्रयास करते हैं कि डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत भारत की प्रमुख प्रगति 2015 का वो साल जब नए नए हमारे प्रधानमंत्री बनकर अभी 1 साल हुए थे। तो एनडीए की सरकार ही कह सकते हो आप, जहाँ एनडीए तो नहीं, पूर्ण बहुमत थी ना, हाँ, लेकिन फिर भी एनडीए की ही रहेगी क्योंकि बहुत सारे पार्टियों का वो समागम था। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा कि अभी अभी एक ऐसा व्यक्ति जो तकनीकी प्रेमी है, जिसे कहा जाता है कि वो किसी भी क्षेत्र को लेकर उसके अंतर्गत एक तरीके से दूरदर्शिता है। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय नरेंद्र मोदी की। और ये बातें महज कल्पनाओं के तौर पे नहीं प्रसारित हुई। उन्होंने अपने जीवन के एक बहुत बड़ा हिस्सा, राजनीतिक करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं उन्होंने गुजरात में निभाया। और गुजरात में जिस तरीके से परिवर्तन करके उन्होंने अपने एक कहते हैं ना, अपनी इमेज जिस तरीके से सेट करा, निसंदेह उस प्रकार की इमेज को सराहा जाना चाहिए, विशेष तौर पर राजनीतिक गलियारों में। तो उसी इमेज के साथ जो है वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री, वो 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ लेकर के अगले ही वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। यही कहें कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो एक तरीके से इकोनॉमी है, इसमें डिजिटल का बहुत बड़ा योगदान हो, डिजिटल के माध्यम से कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये परिकल्पना के साथ ये योजनाएं लाई गई। और निसंदेह ये इन योजना के माध्यम से जहां हम खड़े हैं, सराहनीय कार्य है सरकार के द्वारा, है ना। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि टॉप 3 अगर आप कहेंगे तो कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया मिशन रहेगा। तो डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत विगत 10 वर्षों में क्या क्या दरअसल हमने पाया, अगर थोड़े थोड़े शब्दावली के साथ समझने का प्रयास करें, विस्तार से समझ पाना तकरीबन असंभव है, लेकिन हाँ मोटे मोटे तौर पर समझने के प्रयास में पहली बात कही जा रही है डिजिटल अवसंरचना का विकास। और ये डिजिटल अवसंरचना का विकास हमारे देश में कितना हुआ, आपको कल्पना करने के लिए मैं एक डेटा देता हूँ। डेटा हमारे पास है कि 2014 में जब डिजिटल इंडिया की शुरुआत नहीं हुई थी, तब तकरीबन 240 मिलियन के आसपास हमारे देश में इंटरनेट उपभोगकर्ता थे। 240 मिलियन, आप कहेंगे तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, जनसंख्या के हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो तकरीबन 25 करोड़ होंगे, अगर 200-250 होते तो 24 करोड़ के आसपास इंटरनेट यूजर हमारे देश में थे। अब देखिए 10 साल बाद आप आ जाइए 2024 में या 2025 जो भी मान लें आप, 2024-25 में इंटरनेट यूजर 240 मिलियन से लेकर के 970 मिलियन के आसपास पहुंच गए, यानी कि 24 करोड़ से लेकर के तकरीबन 97 करोड़ के आसपास। आप सोच कर देखिए कि कहाँ 24 करोड़, तकरीबन 4 गुना ज्यादा। तो इन 10 वर्षों में जो एक बहुत बड़े पैमाने पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, जिसके वजह से उपयोगकर्ता बढ़े, जिसके वजह से जो यूजर है उनकी संख्या में वृद्धि हुई, ये तमाम वृद्धि कहीं ना कहीं इस बात का सूचक है कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो प्रयास किए गए, विशेष तौर पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में, उनका एक सकारात्मक प्रतिफल है, ऐसा आप कह सकते हो। अगली बात कही जा रही है, हालांकि ये तो कुछ भी नहीं है, अभी हमारे देश में तकरीबन 140 करोड़, माफ कीजिएगा 150 करोड़ रफली, अगर आप थोड़ा सा बढ़ाकर बोले तो ये है 150 करोड़ में स्वाभाविक तौर पे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो सभी लोग तो इंटरनेट यूज नहीं करेंगे। लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो तकरीबन अभी 970 मिलियन यानी कि 97 करोड़ के आसपास है, 107 रफली 110 मानकर चले तो 110 करोड़ के आसपास ये चीजें बढ़ सकती है। और अगर 110 करोड़, नॉट इवन 10 करोड़, नॉट इवन 1 और 2, आप इमेजिन कर सकते हो 110 करोड़ अगर मतलब कि इंटरनेट के यूजर हैं आपके मतलब देश में, आपके जो ये राजनीतिक सीमा है उसमें, तो निसंदेह जो टेस्ला जैसी नई नई जो स्टारलिंक परियोजनाएं हैं, एक तरीके से उनका यहाँ आना आकर्षित होना स्वाभाविक है, लाजमी है। तो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत विगत 10 वर्षों में सबसे पहली जो सकारात्मक पहलू रही, सकारात्मक एक तरीके से जो रिजल्ट रहा वो ये रहा कि डिजिटल अवसंरचना का विकास हुआ, आंकड़े हमने बताए ही। अगली बात कही जा रही है डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से वित्तीय समावेशन। मैंने इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ कई बार सेशन करा है, जिसमें कैसे आप समावेशी विचारधारा के साथ अपने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, विस्तार से हमने बात करा। चूंकि हम आज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इसने कैसे समावेशिता को, विशेष तौर पे हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें, समावेशी विकास को कैसे बढ़ावा दिया, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अर्थव्यवस्था में जैसे मैं, अगर आप अर्थव्यवस्था विशेष तौर पे 11 की अगर एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, जिसमें तकरीबन तीसरे से या फिर चौथे चैप्टर में एक्सरसाइज में ऐसी कुछ बातें कही गई है
कि आपकी अर्थव्यवस्था में जितना ज्यादा स्मूथ ट्रांजैक्शन होगा, ये तमाम जो बातें मैं अपने लहजे में कह रहा उसमें कुछ अलग सी बातें कही गई थी, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा गया कि जिस भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाविधि के दरमियान जितने स्मूथली ट्रांजैक्शन होंगे, लेन देन होंगे, उतनी ही तेज गति से, उतनी ही पारदर्शिता के साथ जो है अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब बार्टर सिस्टम, बार्टर प्रणाली हमारे अर्थव्यवस्थाओं में बनिस्पत भी ने, मतलब पूरे विश्व के जो ये चीजें थी, है ना, अर्थव्यवस्था वहां था। मतलब अगर मुझे टमाटर चाहिए, किसी व्यक्ति को गेहूं चाहिए, तो मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसके पास टमाटर गेहूं है और उनको टमाटर की आवश्यकता है, ताकि मैं टमाटर देकर के गेहूं को ये कर सकूं। तो इस प्रकार से लेन देन प्रक्रिया बहुत जटिल होने के कारण कहीं न कहीं जो हमारी अर्थव्यवस्थाओं का विकास था वो क्रमशः क्रमवार तरीके से बहुत धीमी गति से हुआ, बहुत स्लो, है ना, धीरे धीरे बढ़ा। लेकिन जैसे जैसे आदान प्रदान की क्रियाएं कम होती गई और मुद्रा का स्वरूप बढ़ते हुए अगर आया, तो कहीं न कहीं व्यवस्थाएं सुदृढ़ हुई और अर्थव्यवस्था की क्रियाविधि बहुत तेज गति से आगे बढ़ा। इसी क्रम में मैंने अभी आपको बात कहा कि जिस भी प्रकार के अर्थव्यवस्था में जितना तेज गति से ट्रांजैक्शन होगा, लेन देन की प्रक्रियाएं होंगी, उतनी ही तेज गति से दरअसल अर्थव्यवस्था का विकास होगा। और मैं इसलिए कह रहा, चूंकि विगत वर्षों में 10 वर्षों में भारत में यूपीआई के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा तकरीबन 8,500 करोड़ टाइम 2023 में 8,500 टाइम, मतलब 8,300 समथिंग ऐसा था, 83,000 करोड़ बार दरअसल ट्रांजैक्शन हुआ एक साल में। और आंकड़ा मैं ये लिख कर लाया था 85,000 करोड़ ट्रांजैक्शन, 139 लाख करोड़ रुपए का लेन देन। तो चूंकि डिजिटल, मैं ये कह रहा कि यूपीआई का प्रयोग बढ़ा है, ताकि मतलब यूपीआई का प्रयोग बढ़ा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्रयोग बढ़ा, और तब कहीं जाकर के ये चीजें व्यवस्थित हुई। आपको पता होगा अभी जो ये है वेस्ट इंडीज में, ये हमारे जो प्रधानमंत्री गए हैं टोबाइका, ऐसे करके टोबाइका एंड नीलीनाथ, माफ कीजिएगा मैं अगर उच्चारण सही नहीं कर पा रहा, तो हाँ, तो ये जो देश हैं जहाँ गए हैं, वहाँ की जो सरकार एक तरीके से यूपीआई ट्रांजेक्शन वो ये करा है। और मजाकिया अंदाज में सरकार के जो हमारे मुखिया दरअसल प्रधानमंत्री, जिन्होंने कहा भी कि यहाँ जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है आपके वेस्ट इंडीज के बॉलिंग से भी तेज गति से, ये चीजें होंगी, उससे भी फास्ट है, मतलब मजाक के अंदाज में ये कहा। तो कुल मिलाकर ये समझने का प्रयास कर रहे साथियों कि अगर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो स्मूथ ट्रांजैक्शन को आपको यूं कहें तो व्यवस्था सुदृढ़ करनी होगी। और ये स्मूथ ट्रांजैक्शन विशेष तौर पे यूपीआई के माध्यम से हमारे देश में देखा गया। और यूपीआई का ट्रांजैक्शन बहुत तेज गति से, बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े धनराशि के साथ होना कहीं न कहीं ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुदृढ़ता को भी प्रदर्शित करता है। और जब हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के इस सुदृढ़ीकरण की बात करते हैं तो निसंदेह डिजिटल इंडिया का जो एक प्रकोप, या पहले डिजिटल इंडिया का बात करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि इन तमाम प्रक्रियाओं में जिस प्रकार से अवसंरचना का विकसित हुआ, उसके पीछे का कारण, उसके पीछे का वजह, उसके पीछे का प्रयास, सरकारी प्रयास डिजिटल इंडिया का ही रहा है। तो 10 सालों में हमने क्या प्रमुख प्रगति की? तो अगली प्रगति हमने कहा वित्तीय समावेशन एक तरीके से, जिसमें डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। अगली बात कही जा रही है गवर्नेंस और पारदर्शिता एवं सेवा वितरण में सहूलियत। हम डीबीटी की बात करते हैं ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं। हालांकि यकीनन इफ यू आस्क मी पर्सनली कि डीबीटी को आप किस तरीके से देखते हो, तो एक मैं अल्टरनेट बातें कहूंगा कि सरकार को डीबीटी के माध्यम से निसंदेह, चूंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जो जन समुदाय हैं, बहुत सारे ऐसे वर्कफोर्स हैं, जिसमें महिला की बात कर ले, कृषक की बात कर ले, है ना, जिनको डीबीटी की आवश्यकता है। लेकिन बड़े पैमाने पे डीबीटी को जिस तरीके से अभी राजनीतिक, मतलब कि कहते हैं ना कि चढ़ावे के रूप में जिस तरीके से करा जा रहा, ये चिंता का विषय है। और ये चिंता का विषय इतना है कि नीति आयोग के द्वारा कई बार इस बात को ये कहा गया है कि वर्तमान दौर में जिस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा या अन्य राज्य सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से, जिसे हम कहते हैं ना रबड़ी कल्चर, तो जो रबड़ी कल्चर है, इसके माध्यम से जो पैसे दिए जाने की बात कही जा रही, कि हम जैसे बिहार की बात कर ले तो माई बहन सम्मान योजना, प्रशांत किशोर की पार्टी, उन्होंने भी 2,000 रुपये किसी योजना के तहत ये चीजें करा है। तो इस प्रकार से निसंदेह कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक आर्थिक प्रगति आपको प्रेमा फेची में देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से समझते होंगे, जब आपने महंगाई को समझा होगा, जब आपने इन्फ्लेशन या फिर डिमांड और ये क्या नाम है, सप्लाई के जो क्रियाविधि है, क्रिएटिविटी, अगर उसको समझते होंगे तो निसंदेह उसके लिए इस प्रकार की योजना बाधक है। और व्यापक तौर पे बड़े अगर दूरदर्शिता के साथ देखें तो किसी भी अर्थव्यवस्था में इस तरीके से डीबीटी या यूपीआई इस तरीके से पैसे दिया जाना निसंदेह अर्थशास्त्री के तौर पे कहूँ तो सही नहीं है। लेकिन सामाजिक प्राणी होने के नाते ये जरूरी है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं
मैं बात करता हूँ इंक्लूसिव इकोनॉमी की, माफ कीजिए इंक्लूसिव ग्रोथ की, समावेशी विकास की, तो समावेशी विकास में कहीं ना कहीं एक प्रकार के एक प्रयास ऐसे होने चाहिए जिसके माध्यम से जिनके थालियों में दरअसल रोटी नहीं है, नमक नहीं है, तेल नहीं है, आदि आदि, तो वो पहुंच सके, और उसके लिए 1000-2000 रुपये दिया जाना बनता है। मैं ये बातें कह रहा, जब आप सामाजिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ई गवर्नेंस और पारदर्शी सेवा का वितरण, ये भी बहुत कह सकते हैं तो एक योगदान रहा, एक सकारात्मक पहलू रही। इसी के तरह एक और मैं बात कहूँगा, जैसे जब हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, डिजी लॉकर, आपने सुना होगा डिजी लॉकर, सॉरी। तो डिजी लॉकर एक और है, उमंग करके एक प्रयास है, एक ऐप है दरअसल, जिसमें तकरीबन भारत सरकार के द्वारा और जो केंद्र सरकार, माफ कीजिएगा, भारत सरकार और राज्य यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके माध्यम से जो भी तमाम योजनाएं लाई गई, उन योजनाओं का संकेंद्रण एक तरीके से एक ऐप के पास हो सके, उसमें उमंग ऐप है। इसमें ऐसी बात कही कि तकरीबन 1700 से ज्यादा योजनाओं का एक चीज है। मान लीजिए मुझे बिहार सरकार के माध्यम से किसी भी, मतलब बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती है, उन योजनाओं में किसी एक योजना का लाभ मुझे लेना है, तो मुझे कहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आज के युग में तमाम चीजें ऑनलाइन प्रसारित हो रही। अगर मुझे भारत सरकार के किसी योजनाओं का लाभ लेना है तो मुझे किसी अन्य स्रोत पे जाना होगा। तो चूंकि इस तरीके से भटकाव ना हो, एक तरीके से आपको उमंग का फुल फॉर्म मैंने कहीं लिखा था, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज, है ना, न्यू एज या फिर न्यू एरा, आप जो भी कह रहे हैं, मतलब यूनिफाइड उमंग मतलब यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि वर्तमान दौर में जो सरकार केंद्र की है, जो सरकार राज्य की है, दोनों एक साथ मिल करके आए और जो सरकारी सेवाओं का एक तरीके से रीच है, पहुंच है, वो एक ऐप में हो सके, इसलिए उमंग लाया गया। और ये तमाम पहलू के पीछे आप समझने का प्रयास करें कि सरकार आज इतनी आसानी से डिजी लॉकर की बात कह देती है, सरकार आज इतनी आसानी से किसी एक ऐप की बात कर देती है, जैसे कोवैक्सीन की बात कर ले, कोविड-19 में जो तमाम चीजें हुई, तो इन तमाम चीजों को ऑनलाइन से जोड़, जैसे आपने देखा होगा कि सुई लेने से पहले आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कराना होता होगा, आप चाहे शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो। तो ये तमाम पहलू आसानी से एग्जीक्यूट क्यों हो पा रहा? क्योंकि हमारे देश में पर्याप्त अवसंरचना है, पर्याप्त डिजिटल अवसंरचना, जिसके माध्यम से हम जो रजिस्ट्रेशन है वो करा सकेंगे। लेकिन तत्कालिक तौर पे अनेक चुनौतियां भी इसके समक्ष उभर कर आती है कि ग्रामीण परिवेश में आज उतनी बेहतर स्थिति नहीं है जितनी बेहतर स्थिति दरअसल होनी चाहिए। इसीलिए भारत में प्रोग्राम जो ये है दरअसल प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से एक तौर पे पूरे जो एक सर्किल है भारत का, वो इंटरनेट से गुथने की बात कही जा रही है ना, जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहां पहुंचाए जाने की बात कही जा रही है। बहरहाल, तो ई गवर्नेंस वही कह रहे हैं कि पारदर्शिता कब आती है? जब आपको पता हो कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, यानी कि डेटा का विश्लेषण, यानी कि डेटा का कलेक्शन, यानी कि डेटा के ऊपर एक तरीके से विजिलेंस। तो डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को संधारित करना, डेटा के ऊपर ये विजिलेंस करना, यानी कि हिंदी क्या कर सकते हैं इसको, जो भी है, ये तमाम चीजें तभी संभव हो पाएगी साथियों जब आपके पास एक बहुत बड़ा मैन फोर्स हो या फिर डिजिटल चीजें हो। मैन फोर्स करने का आशय हुआ कि हर स्टेप पे कौन सी चीजें हो रही, उन तमाम चीजों का आकलन करा जाए, तब भी संभवतः बहुत मुश्किल हो पाएगा। तो चूंकि ये तमाम चीजें, डेटा का कलेक्शन ऑनलाइन माध्यम से आसानी से हो जाती है, इसीलिए ई गवर्नेंस की जो पारदर्शिता है, माफ कीजिएगा, जो गवर्नेंस की पारदर्शिता है वो बढ़ जाती है। और इसमें ई गवर्नेंस की भूमिका अहम है, इस बात को स्वीकार हम सभी करते आए हैं। तो ये बातें कही गई। अगली बात कही जा रही कि हम डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत विगत 10 वर्षों में क्या क्या हासिल करा है। उसमें अगली बात डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना एवं टेलीमेडिसिन। मैं अगर अभी कह दूं कि अगर ग्रामीण परिवेश में या यूं कह ले टियर 2 टियर 3 शहरों में कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा परेशान है, शारीरिक रूप से, स्वास्थ्य रूप से, मानसिक रूप से, मैं मान लीजिए मैं मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता है, तो निस्संदेह मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों ऑप्शन है कि ऑनलाइन के माध्यम से ये कंसल्टेशन मैं ले सकूं। और ऐसा देखा भी गया है कि विगत वर्षों में जो साइकियाट्रिक की एक बाजार है वो बढ़ा है, और इसके पीछे की वजह दरअसल रीच है, पहुंच है। मैं दिल्ली में हूँ, मैं आप यूँ कह ले तो बिहार का कोई एक छोटे से जिला में हूँ, गाँव में हूँ, वहां से किसी भी, मतलब भारत के किसी भी क्षेत्र में जुड़ना संभवतः आपके पास तभी संभव है जब आपके पास इस प्रकार से कोई मोबाइल हो, अगले पास के भी मोबाइल हो, और दोनों में नेट वगैरह आदि चीजें हो। यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो एक बेहतर संभावित परिणाम हो सकते हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था में भी देखी गई है। और बताया भी जा रहा है कि जिस दौर से हम गुजर रहे, दरअसल ये एक ऐसा दौर है जहां तमाम चीजों का
दोनों ही अनुभव अपने अपने तौर पे मतलब देखने का आपको अवसर मिल रहा। मतलब ये कि आप ऑफलाइन में जाकर डॉक्टर से कंसल्टेशन कर पाते हैं, ऑनलाइन भी कर पाते हैं। बातें ऐसी बताई जा रही कि आने वाले दशकों में संभवतः ऐसा होगा कि तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से होंगी। आपको ऑफलाइन जाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ेगा, ऐसी बातें कही जा रही है। तो जिस प्रकार से स्वास्थ्य अवसंरचना में हमारे जो डिजिटल इंडिया है उन्होंने ये चीज करा, निसंदेह इससे जो प्रभाविता है, इससे जो एक तरीके से जन कल्याण की भावना, जन कल्याण की परिकल्पना का एक जो स्वरूप है वो सुदृढ़ होता हुआ दिख रहा। दूसरी बात, हालांकि मैं आपको बता दूं, जब हम डिजिटल अवसंरचना की बात करते हैं और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आयुष्मान भारत का जिक्र होना स्वाभाविक हो जाता है। इस क्रम में हालिया दरअसल भारत सरकार की जो एक ये है ना PIB है, दरअसल उसमें ये बातें कही गई थी कि 2025 में मतलब 2025 तक 70 मिलियन जो स्वास्थ्य खाता है, जैसा मान लीजिए मैं आयुष्मान जो योजना है उसके माध्यम से ये चीज है ना, क्या कहते हैं उसको, बेनिफिट लेना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे जो ये है क्या उसको कहते हैं हेल्थ अकाउंट को, हाँ, स्वास्थ्य खाता जो है, स्वास्थ्य खाता बनाना होगा। मतलब ये कि सरकार को बताइए कि आप उसका एक तरीके से ये करना चाह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डेटा दरअसल सरकार के पास होगी कि हाँ राम जी नाम का कोई व्यक्ति है जो बीमार चल रहा है और कहीं ना कहीं इनको सरकार की जो ये योजना उसका लाभ चाहिए, तो उनके पास कई डेटा आपके पास चले गए। इसका मतलब कि आप बीमार हैं तो सरकार को पता चला कि आप बीमार हैं। दूसरी बात, आपको किस मात्रा तक ये भी चीजें होती है कि आपको किस प्रकार की बीमारी है, तो सरकार को ये पता चल गया कि हमारे देश में आयुष्मान भारत से जुड़ने वाले इतने लोग हैं, इसमें से इतने लोग दरअसल इतना परसेंट, इतना जो लोग हैं एक तरीके से वो इस पार्टिकुलर जो बीमारी है, अस्थमा है, खांसी है, जो भी तमाम चीजें हैं वो इससे ग्रसित है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से एक आंकड़ा सरकार को मिल जाती है कि हमारे देश में किस प्रकार की बीमारी बढ़ रही। तो फर्दर अगर किसी भी प्रकार का रिसर्च और डेवलपमेंट करना हो तो सरकार ये कहेगी कि देखो जरा इसमें ऐसी क्या स्थिति बन रही जिसके कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो रही। तो दूरदर्शी के मतलब कि फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से भी ये चीजें जो ऑनलाइन चीजें होती है फायदा होता है। दूसरी बात ये कही जा रही कि अगर आपके पास ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं तो आपके जो एक ट्रांसपेरेंसी होती है, जो पारदर्शिता होता है, जो घूस या यूं कह ले भ्रष्टाचार की स्थिति होती है वो कम होता है। आपने देखा होगा, मैं आगे बताऊंगा कभी अगर मौका मिला तो सरकार ये कहने वाली है या इस प्रकार की योजनाएं लाने वाली है कि जैसे आपके घर में अभी आप ये इसको क्या कहते हो, कार्ड आता है, राशन जो ये कार्ड है ना वो आता है, आप कार्ड लेकर जाते हो डीलर के पास, वो आपको दे देता है। आने वाले दिनों में संभवतः कब होगा ये मुझे नहीं पता, पर ऐसा जरूर होगा कि उस कार्ड के बजाय या यूं कह ले उस जो ये है डीलर के पास जाने के बजाय आपको एक कूपन दिया जाएगा, और वो कूपन पूरे भारत में कहीं भी मान्य है। आप किसी भी ग्रोसरी में हो सकता है किसी प्रकार का, जैसे भी जन औषधि केंद्र स्वास्थ्य के लिए है ना व्यक्तिगत रूप से बनाया गया, स्पेसिफिक रूप से बनाया गया, उसी प्रकार से हो सकता है ऐसे ग्रोसरीज बनाए जाएं या फिर बहुत सारे प्राइवेट ग्रोसरीज के साथ टाइप कर लिया जाए सरकार के पास कि एक व्यक्ति आएगा इस तरह का टोकन देगा, आप उसको टोकन ले लेना और टोकन के बदले जो भी ये चीजें हैं वो दे देना। अब टोकन को वो क्या करेगा, बताएगा कि देखिए भैया मेरे पास ये टोकन है, सरकार उसको पैसा दे देगी। इस प्रकार से क्या कहा जा रहा है कि अगर हम ऑनलाइन तमाम चीजों को ये संचालित करेंगे तो ना सिर्फ डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बल्कि जो पब्लिक जो PDS सिस्टम है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसमें भी कहीं ना कहीं पारदर्शिता और जो भ्रष्टाचार है पारदर्शिता को बढ़ाया जा सकता है, भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। तो ये तमाम प्रयास तभी संभव हो पाएंगे जब आपके देश में अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में जो डिजिटल अवसंरचना है वो प्रॉपर तरीके से सुदृढ़ हो। और डिजिटल अवसंरचना सुदृढ़ हो इसलिए सरकार ने 2015 में जो डिजिटल इंडिया है ये कार्यक्रम लाया, और इस कार्यक्रम के तमाम चीजों में ये कह रहा प्रतिफल के रूप में उसी का एक परिणाम है, उसी का एक तरीके से रिजल्ट है। अगली बात कही जा रही तकनीक के माध्यम से रोजगार सृजन करना। मैं बता दूं अभी भारत में जो मैं अगर देख लूं तो विश्व का सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम कह लें, हब कह लें, और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 2 लाख प्रकार के जो नए ये है स्टार्टअप है, उद्यमिता है हमारे देश में है। और विश्व में सबसे बेहतर वातावरण वाला जहां स्टार्टअप किया जा सकता है वो हमारा भारत है। और इसी का परिणाम है कि विगत महीनों में ये जो बहुत बड़ी सुर्खियों में रहा था कि जो टिम कुक है ना, CEO ऑफ एप्पल, उन्होंने ये बातें कही कि हम भारत में चाइना से जो प्लांट है मोबाइल बनाने का, एप्पल फोन आईफोन बनाने का, वो ये बेंगलुरु लाएंगे, यानी कि भारत में लाएंगे। तो ये तमाम जो ये राजनीतिक, माफ कीजिएगा, जो ये क्रियाविधि है, जो इस प्रकार के स्टेप लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि हम भारत के लोग एक तरीके से उस अवस्था में हैं जहां
अपने क्षेत्र से उत्पादित वस्तुओं को कहीं ना कहीं हम जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसको हम सप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग पूर्ति कर सकते हैं। तो ये तमाम प्रयास इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि वर्तमान दौर में जिस तरीके से हमारी जो व्यवस्थाएं सुदृढ़ हुई उसमें 2015 में सरकार के द्वारा डिजिटल जो मिशन इंडिया है उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव है। बहरहाल तो ये कुछ सकारात्मक पहलू रहे साथियों, जिसमें हमने ये देखने का प्रयास किया कि डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष हुए। इस 10 वर्ष के अंतर्गत प्रमुख प्रगति क्या हुई, जो प्रमुख प्रयास रहे उस प्रयास का प्रतिफल क्या रहा, जिसे हमने देखने का प्रयास किया। वर्तमान में भी बहुत सारे जो मुद्दे या यूं कह लें चुनौती है वो जुड़े हैं। आइए चुनौती को देखने का प्रयास करते हैं, यानी कि भारत के डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र से जुड़े प्रमुख चुनौतियां या प्रमुख मुद्दे। इस मुद्दों में पहली बात कही जा रही है डिजिटल विभाजन एवं असमानता। हमने अभी अभी आपको कहा कि हमारे देश में बहुत तेज गति से डिजिटल जो ये है इंटरनेट यूजर वो बढ़े हैं। 2014 में 270 मिलियन थे, अभी तकरीबन 240 था, और अभी जो 2025 का आंकड़ा 100 करोड़ यानी कि 970 मिलियन आप यू कर मतलब 97 करोड़ के आसपास देख सकते हो। तो ये जो संख्या बड़ी है इसके पीछे का वजह मैंने तो कहा, हम सभी ने इस बात को स्वीकारा कि कहीं ना कहीं जो डिजिटल मिशन इंडिया है, डिजिटल इंडिया का जो कार्यक्रम रहा दरअसल उसकी एक सकारात्मक पहलू रही। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे, मैं आगे बताऊंगा कि हमारे देश में मात्र और मात्र 37% ही ऐसे ये हैं जो जनसंख्या है वो दरअसल ग्रामीण जनसंख्या की मैं बात करूं, जो जिनकी रीच, जिनकी पहुंच दरअसल मतलब इंटरनेट तक है। आप ये कह रहे होंगे कि शहरों में ज्यादा होगा, तो शहरों में भी ज्यादा नहीं है, 57% तक है। विशेष तौर पर मैं एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। तो पहली बात ये कही जा रही है कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ, विश्व की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर होने के साथ साथ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होने के साथ साथ भी कहीं ना कहीं हमारे देश में जो ग्रामीण परिवार है और शहरी जो एक तरीके से विभाजन है, असमानता है, डिजिटल असमानता, वो बहुत बड़े पैमाने पे है। मेरे पास आंकड़ा है कि ग्रामीण परिवार में 24% तक मात्र इंटरनेट पहुंच है। ये जो मैं 37% कहा था, ये एजुकेशन के संदर्भ में कहा था। 57% जो कहा था, 47% वो एजुकेशन के संदर्भ में, कि ग्रामीण परिवेश में मात्र 37% लोग ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंचे, जबकि जो शहरी क्षेत्र है दरअसल वहाँ 47%। तो लेकिन यहाँ जो बातें कही जा रही है कि डिजिटल विभाजन के क्रम में, कि आज भी हमारे देश में मात्र 24% और 66%, शहरों में 66% लोग एक तरीके से ऑनलाइन चीजें ये कर पा रहे हैं और 24% ग्रामीण में। ये डेटा को भूलते हुए कुछ हद तक ये समझने का प्रयास करें कि वर्तमान दौर में सरकार के द्वारा न जाने कितने ही अथक प्रयास किए जा रहे हैं। हर दिन, हर सप्ताह कहीं ना कहीं एक नई योजनाएं आती है जिसके माध्यम से इस समस्या के समाधान हेतु चुनौती का सामना या यूं कह लीजिए चुनौती का समाधान करने की बात करी जाती है। लेकिन फिर भी बहुत सारी मतलब जो ये प्रयास है विफल रहते हैं। क्यों, आगे देखेंगे। फिलहाल ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप डिजिटल विभाजन को, असमानता को कम नहीं करेंगे तो जो आपकी परिकल्पना है, जिस परिकल्पना के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को इंक्लूसिव इकोनॉमी यानी कि समावेशिता आधारित अर्थव्यवस्था का विकास करेंगे, निसंदेह वो अछूता रहेगा, निसंदेह वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज के अर्थव्यवस्था के खंड में डिजिटल का होना एक अत्यंत ही आवश्यक है। आपके, अगर मैं शरीर से सांस को हटा दूं तो निसंदेह आप मरणावस्था में चले जाएंगे। उसी प्रकार से इतना महत्वपूर्ण हो गया है आज की अर्थव्यवस्था में डिजिटल का, कि डिजिटल को बाहर कर देंगे तो ये अर्थव्यवस्था मरणावस्था में चली जाएगी। और अगर मरणावस्था में नहीं गई तो फिर आप क्या कहते हैं, जो समावेशिता की हम बात करते हैं, जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, वो भी बहुत दूर चला जाएगा। क्योंकि डिजिटल के माध्यम से ही समावेशी की जो एक परिकल्पना है वो पूरे तरीके से करी जा सकती है। और अगर डिजिटल के माध्यम से भी ना हो पाया तो निसंदेह समस्याएं बिगड़ाल हो जाएगी। इसको यूं माने कि मान लीजिए आपको बहुत तेज गति से किसी एक जगह पे जाना है, तो आपके पास 3, 4, 5 कई ऑप्शन है, जिसमें एक बाई एयर भी है, बाकी सब घोड़े से है, हाथी से है, वगैरह वगैरह तमाम चीजें हैं। तो निसंदेह आपके पास कहीं ना कहीं जो वायु एयर है, वायुयान है, उसके माध्यम से आप जल्दी पहुंचोगे। तो इस समावेशिता को ये करने के लिए, या यूं कह लें इस आर्थिक विषमता को पाटने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता अत्यधिक मात्रा में है, बहुत ज्यादा है, वो है डिजिटल, वो है ऑनलाइन चीजें। तो अगर आपको बेहतर तरीके से समावेशिता के साथ अर्थव्यवस्था को एकीकृत करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना है तो इसकी भूमिका अत्यावश्यक है। इसको आप कतई नहीं छोड़ सकते, और जहां छोटा हुआ है उसको पूरा करने की आवश्यकता है ग्रामीण परिवेश में। अगली बात कही जा रही, असमानता हमने देख लिया। अगली समस्या चुनौती की बात है साथियों, साइबर सुरक्षा तथा आप ही कह सकते हैं डेटा संबंधी चुनौतियां। आज भी हमारे देश में हर दिन कहीं ना कहीं डेटा, मतलब क्या नाम था उसका, डिजिटल अरेस्ट जैसे शब्दावली से आप परिचित होंगे।
इतने सारे प्रयास किए जाने के बावजूद भी नाना प्रकार के जो सरकार के द्वारा ये प्रयास हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड ना हो रहा, और हर दिन, हर साल, हर सप्ताह ये आंकड़ा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या कि एक तो आप अपने पूरे अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन के तौर पे आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वहां सुरक्षा करने के बजाय, उसको सुदृढ़ करने के बजाय मतलब उसको सुदृढ़ करना, उसको ये चीजें करनी है, तो ये भी समस्या। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही है, हालांकि जब हम साइबर हमले की बात करते हैं तो दुनिया में सबसे मतलब सेकंड नंबर पे हैं जहां सबसे ज्यादा साइबर हमले होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और चूंकि आप दुनिया के कंपटीशन की बात करते हो, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपनी स्थिति को, है ना, कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ाने की बात करते हो, और अगर आप आगे बढ़ने के प्रयास में इन तमाम प्रयासों को नहीं सुदृढ़ करोगे, जिसमें साइबर हमला जैसी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं आप खड़े तो हुए, आप बढ़ने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन नीचे किल चुभाई जाएगी, नीचे एक तरीके से आपको डिस्टर्ब करा जाएगा, तो फिर आपकी जो गति है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होगी। और इस इम्बैलेंस को संतुलित करने के लिए साइबर हमले आदि जो समस्या है उसको आपको व्यवस्थित करना है, इसको आपको कम करना है। अगली बात कही जा रही है साथियों, डिजिटल अरेस्ट, ये तो हमने बात कर ली डेटा उल्लंघन की। वर्तमान दौर में मैंने कई दफा आपको कहा है कि डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के अलावे कोई विशेष डेटा संरक्षण अधिनियम नहीं है जिसके माध्यम से आप विशेष तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित चीजों को आगे ये करें। कुल मिलाकर एक शब्दावली में आप कहें तो, अगर आर्टिफिशियल एआई जैसे हम लोग सभी यूज कर पा रहे हैं, है ना, तो इस एआई यूज के क्रम में कौन सी जो नियमावली का, मान लीजिए मैंने डीप फेक का यूज करके किसी भी गलत तरीके से ये कर लिया, तो वर्तमान दौर में वर्तमान समस्याओं के सापेक्ष कोई भी नया कानून हमारे सरकार के मतलब हमारे कानून की जो किताब है उसमें नहीं है। हम दरअसल आईटी एक्ट जो है दरअसल 2000 के साथ उसको जोड़कर देखते हैं। हम जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है जो समकता किसी विशेष प्रदेश के लिए, लेकिन हम वर्तमान दौर की समस्याओं को उससे जोड़कर देखते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि आपको साइबर सुरक्षा तथा डेटा संबंधित चुनौतियां जो हैं इसको व्यवस्थित करने के लिए आपको एक विनियमन लाने की आवश्यकता है, एक बेहतर कानून व्यवस्था लाने की आवश्यकता है, जिसमें इस बात का एहसास हो कि मान लीजिए मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किसी मतलब कि गलत काम को अंजाम देता हूं तो मुझे क्या ये चीजें होंगी, मतलब मुझे किस प्रकार की सजा दी जाएगी। अगली समस्या में कही जा रही बुनियादी ढांचे में एकरूपता का अभाव। निसंदेह चूंकि कहीं ना कहीं अभाव है तभी तो 24% और ये चीजें बताई जा रही। ये जो डिजिटल विषमता है, विशेष तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कहीं ना कहीं ये सरकार के एक बहुत बड़ा प्रयास है कि कितना जल्दी हम इसको पाट लें, लेकिन समस्याएं हैं और बहुत तेज गति से हम भारत नेट कार्यक्रम, बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से दरअसल इस समय जो गैप है उसको फुलफिल करने की बात कही जा रही है। आखिरी चुनौती की बात करें साथियों तो ये है कि कानून व नीतिगत अंतराल। पहली बात तो ये कानून है नहीं, विशेष तौर पे जो कानून है उसका बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रहा, और इसके कई एग्जाम्पल देखने को मिले जिसमें अमेजन के द्वारा, फ्लिपकार्ट के द्वारा, अन्य जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो भारत के इस लूप होल को यूज करते हुए बहुत बड़े बड़े घोटाले कर जाती है, और फिर अंततः सरकार हाथ मांगते रह जाती है कि यार इसके लिए तो मेरे पास कानून ही थे, मतलब कानून ही नहीं था। तो वही कही जा रही कि आज के दौर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इन तमाम चीजों का रेगुलेशन हेतु जो आपके पास एक स्पष्ट जो ढांचा होना चाहिए, कार्यात्मक ढांचा, कानूनी ढांचा, वो नहीं है। ये विनियमन के लिए आपको कानून लाने की आवश्यकता है जिससे कि व्यवस्थाएं व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़े, और जो निगेटिव एस्पेक्ट है, जो नकारात्मक एक तरीके से चीजें हैं वो कम से कम हो सके, चाहे पहले उसके ऊपर काबू पाया जा सके। ये तमाम चीजें कानून के साथ ही की जा सकती है, ऐसा जो है बातें कही जा रही। तो ये कुछ चुनौती या समस्याएं हैं साथियों। अगली बात समझने का प्रयास करते हैं कि सशक्तिकरण व समावेशन हेतु उपाय। सशक्तिकरण करने का मतलब हुआ मजबूत करना, और दूसरी बात कही जा रही समावेशन मतलब सभी को एक साथ लाना। तो सशक्तिकरण और समावेशन कैसे हो, विशेष तौर पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर में मतलब कि परिप्रेक्ष्य में, इसके लिए पहली बात कही जा रही सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता। इसको यूं समझे कि जागरूकता कार्यक्रम किस बात को लेकर कि डिजिटल है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, ब्लॉकचेन तकनीक है क्या, आईओटी है क्या, तो इन तमाम चीजों की अगर समझ या फिर जो एक तरीके से अवेयरनेस है लोगों में नहीं होगा तो निसंदेह उसके बीच में आने वाले जो ट्रैप है वो फंसेंगे। ओटीपी क्या होता है आपको तो समझ आना चाहिए, किस प्रकार की डेटा को शेयर करने से आपकी जो चीजें हैं वो चीजें समस्या में नहीं आएंगी। इन तमाम चीजों की जानकारी जागरूकता के लेवल पे विशेष तौर पर ग्रामीण परिवेश में अत्यावश्यक है। ग्रामीण परिवेश तो छोड़िए, शहरी क्षेत्रों में भी बहुत सारी ऐसी, जैसे वृद्ध की बात कर ले, माताएं जो दरअसल घर में रहती है उनकी बात कर ले, बच्चों के आसपास
आजकल जो दरअसल फोन है। तो इन तमाम ऐसे कड़ी जो संभवतः इस क्षेत्र से अवगत नहीं है, विशेष तौर पे कि ओटीपी क्या होता है, जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो क्या होती है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को इन तमाम चीजों से अवगत कराने की आवश्यकता है, अवेयर कराने की आवश्यकता है, जागरूकता दरअसल बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि उनको एक तरीके से इस बात का एहसास हो कि क्या सही है क्या गलत है। अगली बात कही जा रही है सुदूर क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास। निसंदेह जब भी आप अपने समावेशिता के भाव के साथ आगे बढ़ते हो तो समावेशिता में सबसे पहली बात यही होती है कि सभी के मतलब समान इन द सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, समान इन द सेंस अर्थव्यवस्था के तौर पे, समान इन द सेंस परिकल्पनाओं के तौर पे, समान इन द सेंस अवसरों के तौर पे। तो ये तमाम जो मैंने ये बातें कही ये तभी संभव हो पाएगा जब शुरुआती स्तर में जब आप उनको एक बेहतर अवसर देने का प्रयास करेंगे। बेहतर आप वो ऑनलाइन माध्यम से क्या पढ़ाई कर रहा, ये चीजें बाद में देखी जाएगी। सबसे पहले बात तो सरकार को ये सुनिश्चित करनी है कि ऑनलाइन पढ़ाई वो कर पा रहा है या नहीं, मतलब कर पा रहा है या नहीं। जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ ऑनलाइन की स्थिति बेहतर है कि नहीं, वहाँ पहुंच है कि नहीं। तो पहली प्रयास आपको पहुंच बनाना है, जिसे हम दरअसल अवसंरचना का विकास कह रहे हैं। अगली बात कही जा रही है डिजिटल स्टार्टअप के नवाचार हेतु प्रोत्साहन। निसंदेह जब आपके अर्थव्यवस्था के लिए कोई एक बिंदु, कोई एक सेक्टर, कोई एक प्रक्रम इतना मजबूत हो, इतना महत्वपूर्ण हो, तो निसंदेह उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना चौतरफा ये चीजें होनी चाहिए, है ना, भौचक्का तरीके से आपको सोचना चाहिए। उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट का एक स्रोत है। मतलब ये कि तमाम प्रयासों के बावजूद, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज हमारे देश में हर साल साइबर जो क्राइम है इसके जो एक तरीके से ये है परसेंटेज है, प्रतिशतता है, गिनती है, वो बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर जो निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग्स है, अगर वो अपने रिसर्च और डेवलपमेंट करके आपको ट्रैप करने का प्रयास कर रहा, सेंध मारने का प्रयास कर रहा, तो आप जेन्युइन तरीके से भी रिसर्च और डेवलपमेंट करके उन तमाम प्रयासों को ये करने हेतु और रोकने हेतु प्रयास करने होंगे। ये चीजें तभी संभव हो पाएगी जब आप प्रयास करेंगे, जब आप रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ कुछ ऐसी मजबूत तकनीकी का इजाद करेंगे जिसमें सेंध लगा पाना संभवतः मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आप कहीं ना कहीं एक बेहतर स्टार्टअप हब बना पाएंगे, एक बेहतर नवाचार इनोवेशन हब बना पाएंगे, एक बेहतर वातावरण दे पाएंगे जहां तमाम चीजें समन्वयता के साथ आगे बढ़ सके। तो इसके लिए जरूरी है कि सरकार को कम से कम इसमें पीएलआई योजना के तहत समर्थन दिया जाए, जो टैक्स है उसमें छूट दिया जाए, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति है उसको दरअसल इसमें एग्जीक्यूट करने का प्रयास करा जाए। तो इस प्रकार से सहयोग कहीं ना कहीं भारत में स्टार्टअप व नवाचार की जो एक ये है वातावरण है उसको सुदृढ़ करेगा, उसको बेहतर बनाएगा। आखिरी बात कही जा रही है साथियों, डेटा गोपनीयता एवं साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना। मैंने अभी आपको कहा कि आज से 50 साल 100 साल पहले किसी का ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन के कारण खाते से पैसे नहीं जा सकते थे, क्योंकि तमाम चीजें मैनुअली होती थी, ऑफलाइन से ही होता था। आज सिंगल क्लिक में आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आपके बैंक को खाली करा जा सकता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, सिंगल क्लिक से, है ना, आपकी जो छवि है उसको बर्बाद करी जा सकती है या उसको धूमिल करी जा सकती है। तो ये तमाम जो कुकृत्य हो रहे हैं विशेष तौर पर डिजिटल पावर के माध्यम से, इसको सुदृढ़ करने के लिए, इसको बेहतर तरीके से रेगुलेट करने के लिए आपके पास नियमावली हो, आपके पास डेटा गोपनीयता हो, आपके पास डेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, विश्वास में लेने के लिए दरअसल कुछ ऐसे समूह, कुछ ऐसे प्रयास, कुछ ऐसे प्रकार हों जिसके माध्यम से लोगों का विश्वास आपके अर्थव्यवस्था में, विशेष तौर पे इस संदर्भ में कि हाँ मेरे ऊपर जो है दरअसल हमला नहीं होगा, साइबर सुरक्षित है। जैसे आज बात कर ले तो आज हम लोग इस बात से आश्वस्त हैं कि पाकिस्तान हमें आकर मार नहीं सकता, चाइना आकर मार नहीं सकता, दुनिया के कोई भी महाशक्ति हमें आकर मार नहीं सकती, क्योंकि हमारी सेना उस तरीके से प्रोटेक्शन में लगी हुई है। उसी प्रकार से हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि मेरे बैंक में मान लीजिए 1000, 10,000, करोड़, 10 करोड़ जो भी चीजें हैं वो इतनी सुरक्षित हैं कि बिना मेरे अनुमति के, बिना मेरे प्रयास के वो मतलब लिए नहीं जा सकते, छीने नहीं जा सकते। तो ये जो विश्वास है तभी बन पाएगा जब आप कहीं ना कहीं डेटा गोपनीयता को बढ़ावा देंगे, साइबर सुरक्षा आदि जो संबंधी चीजें हैं उसको बढ़ावा देंगे। तो ये थे आज के दरअसल विश्लेषण साथियों। मुझे उम्मीद है आप आज के सेशन से जरूर लाभान्वित होंगे। मिलते हैं कल निर्धारित समयावधि के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। एक बताओ, और संभवतः चूंकि कल संडे है तो मैं फ्री रहूंगा 8 बजे, तो मैं कल इस बात को विस्तार से करूंगा। बहरहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। शुभ रात्रि एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।